जैसा कि हम जानते हैं कि मटेरियल्स को उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर हम चार तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन दैट इज इंसुलेटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स इजीली फ्लो नहीं करते हैं और लगभग करंट फ्लो नहीं करता है, जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। दूसरा सेमीकंडक्टर्स, जिसमें चार्ज फ्लो कर सकते हैं लेकिन वो हाई हिंड्रेंस ऑफर करता है, रजिस्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तीसरा मटेरियल जिसमें करंट इजीली फ्लो कर जाता है, रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर। और लास्ट वन जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर पर इन्वेंट हुआ है ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रजिस्टिविटी नियरली ज़ीरो है, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर चार तरह के मटेरियल हैं: इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। सो इस क्लास में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का, जो कि हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिस पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं सब के सब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बने हुए डिवाइसेस से ही बने होते हैं। तो हम बात करेंगे इस क्लास में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। सो स्टूडेंट, जनरली जो फोर्थ ग्रुप के टेट्रावैलेंट एलिमेंट हैं, खासकर कार्बन के साथ वाले, कार्बन के नीचे जो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा वेल नोन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। तो टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं? टेट्रावैलेंट या ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज़्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से कम होती है। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स जनरली सॉलिड फॉर्म में जो पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल सॉलिड फॉर्म में बनता है तो उसके एटम के पास जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके एनर्जी लेवल्स में क्या चेंजेस आता है। जैसा कि आप जानते हो, बोर एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के क्वांटाइजेशन की बात की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं वो कोई भी एनर्जी पॉजेस नहीं कर सकते हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जो कि एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हो। और इस तरह से हमने देखा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक एनर्जी लेवल है, उसके बाद गैप है, फिर दूसरा एनर्जी लेवल है, फिर गैप है, फिर थर्ड एनर्जी लेवल है, और उन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को हम डिफरेंट क्वांटम नंबर्स से एक्सप्लेन करते हैं। तो जो एटम होते हैं, एटम में तो एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम एक लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब वो एटम बहुत सारे एटम एक कम्पैक्ट फॉर्म में आकर के एक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स में मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो एक लाइन के फॉर्म में एनर्जी लेवल्स यानी पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू ना लेकर के एक रेंज के फॉर्म में एनर्जी लेवल आ जाता है, और जिसमें बहुत सारे क्लोज्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पैक्ड होते हैं जिसको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सॉलिड में कैसे एनर्जी लेवल्स का फॉर्मेशन होता है। तो सॉलिड्स में एनर्जी बैंड फॉर्मेशन को समझने के लिए हम एक सिलिका के एटम को लेते हैं। जैसा कि हमको पता है कि सिलिकॉन एटम में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है कि इनके फर्स्ट और सेकंड सेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, लेकिन थर्ड सेल में जो s ऑर्बिटल होता है वो तो कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं, बट p ऑर्बिटल जिसमें भी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी 3p में होती है। तो इस तरह से इसके आउटर सेल में केवल ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो डायग्राम सिलिकॉन एटम के एनर्जी लेवल्स के लिए बनाया गया है, ये एनर्जी लेवल्स डायग्राम एक आइसोलेट एटम
के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके लिए है, यानी जब एक एटम सिलिका का केवल हम लेते हैं और उसके सराउंडिंग में ना तो कोई दूसरा फील्ड है ना कोई दूसरा एटम है, उस केस में उनके एनर्जी लेवल्स इस तरह से बनते हैं। लेकिन जब हम एक सिलिका का क्रिस्टल बनाते हैं तो हमें पता है कि क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स, सपोज ये एक सिलिकॉन एटम है और इसके सराउंडिंग में हमें क्रिस्टल बनाते हैं, तो इसके सराउंडिंग में हम बहुत सारे अदर एटम्स को इसके सराउंडिंग में आ जाते हैं, इनके नेबर में क्लोज्ड पैकिंग फॉर्म में। और जो ये सराउंडिंग के एटम्स आते हैं, जैसे जैसे हम क्रिस्टल बनता जाता है इनके बीच में क्लोज्ड पैकिंग होती जाती है, इनके न्यूक्लियस, सराउंडिंग एटम्स के न्यूक्लियस भी इस पर्टिकुलर एटम यानी उसके नेबर में जो दूसरे एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्ट करते हैं, उनकी एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए जब उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है तो उनके एनर्जी लेवल्स में भी वेरिएशन आ जाता है। एनर्जी लेवल्स क्या है? ये कुछ नहीं, जस्ट एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को दिखाने का। जैसा हमें पता है एनर्जी लेवल डायग्राम हम इस तरह बनाते हैं, इसमें जो हमारा जीरो एनर्जी लेवल होता है वो कहीं ऊपर होता है और जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में होते हैं उनकी सब की एनर्जी नेगेटिव में होती है। जो सबसे लोवेस्ट सेल में होता है उसकी एनर्जी मोस्ट नेगेटिव होती है, वो ज़्यादा क्लोजली बाउंड होता है। जो हाईएस्ट लेवल में होता है उसकी एनर्जी लेस नेगेटिव होती है, यानी वो लूजली बाउंड होता है। तो जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, यानी कि नेबरहुड में बहुत सारे दूसरे एन एटम्स लाते हैं, हम यहाँ सपोज करते हैं कि हमारा एक ये कंसिडर्ड एक हम इस सिलिकॉन एटम को लेते हैं, इसके एनर्जी लेवल्स को देखते हैं कैसे मॉडिफिकेशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैपिटल एन नेबरिंग एटम्स। हम पहले मानते हैं कि जो नेबरिंग एटम हैं ये सारे के सारे स्मॉल आर यानी इनके बीच में जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है ये बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही फार अवे है, जिसके कारण इनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं जो कि आइसोलेटेड होता एक एटम होता तब भी इस तरह से होता, और सारे एटम्स क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूरी पर रखे हुए हैं, दूर इंटर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो भी उनके सबके एनर्जी लेवल्स ऐसे ही होंगे। अब हम धीरे धीरे इन नेबर के एटम्स को इस एटम के क्लोज लाना शुरू करेंगे और हम एक सॉलिड बनाना शुरू करेंगे, क्रिस्टल बनाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम इनको सारे एन एटम को इस एटम के नज़दीक लाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, इनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी। और जैसे जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होती जाएगी, आप एनर्जी लेवल्स को देखिए कैसे एनर्जी लेवल्स मॉडिफाई हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एनर्जी लेवल्स जो कि एक लाइन था वो धीरे धीरे एक बैंड के फॉर्म में, एक ब्रॉड रेंज के फॉर्म में स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। सारे के सारे एनर्जी लेवल्स खासकर कोर जो हमारे आउटर मोस्ट सेल हैं उनकी एनर्जी लेवल्स इस तरह से उनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, जो इनर सेल है उसके एनर्जी लेवल्स में कोई अप्रिशिएबल मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, वो नेबरिंग एटम्स के न्यूक्लियस से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो नेबरिंग एटम के न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए उनकी एनर्जी में मॉडिफिकेशन हो जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर कैपिटल एन एटम को कंसिडर किया है, तो सपोज उनके बीच में जब डिस्टेंसिंग OD या उससे ज़्यादा डिस्टेंसिंग है, इस ग्राफ में हमने जो OD डिफरेंस किया है इससे ज़्यादा डिस्टेंसिंग अगर है, उस केस में हर एक एटम के पास जो आउटर सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी के पास, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन 3s में होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3s में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन 3p में हैं। लेकिन 3p में एनर्जी लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर तो 2 ही एनर्जी लेवल्स हैं, सारे भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सेम एनर्जी के 6 एनर्जी लेवल्स हैं, यानी यहाँ पर 6 वैकेंसी है जिसमें से 2 भरा हुआ है बाकी खाली है, तो 2 + 4 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 6। तो इसके पास 6 एनर्जी लेवल है और इसके पास 2 एनर्जी लेवल्स है, टोटल 8 एनर्जी लेवल्स एक एटम के पास हैं। अब अगर हमारे पास n एटम हैं जो कि बहुत दूर दूर रखे हुए हैं, तो सब के एनर्जी लेवल्स इसी तरह से होंगे और हम कह सकते हैं कि उस सिस्टम में n एटम के सिस्टम में हमारे पास 6n
पी टाइप एनर्जी लेवल्स और 2n कंप्लीटली फिल्ड एस टाइप के एनर्जी लेवल्स हैं, जबकि सारे n एटम बहुत ही दूर दूर रखे हुए हैं। जैसे हम उन एटम को इतने डिस्टेंस तक क्लोज कराते हैं, ओसी के बराबर ले आते हैं, अब उनके एनर्जी लेवल्स में मॉडिफिकेशन होना चालू हो जाता है और ड्यू टू दैट मॉडिफिकेशन उनका एनर्जी लेवल ब्रॉड होता जाता है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ओडी डिस्टेंस और ओबी डिस्टेंस के से तक अप्रोच होते होते सारे एन एटम्स के जो ये 2n सेम अमाउंट के एनर्जी लेवल्स थे, इनमें ब्रॉडनिंग हो जाती है और एक तरह से ये 2n डिस्टिंग्यूज्ड एनर्जी लेवल्स जो कि बहुत ही क्लोज्ड हैं एक दूसरे के, बन जाता है एक बैंड। और दूसरा यहाँ पर 6n जो कि जिनकी सबकी सेम एनर्जी थी, अब उनकी एनर्जी में स्लाइटली वेरिएशन होकर के 6n डिस्टिंग्यूज्ड क्लोज्ड एनर्जी लेवल्स इनमें बन जाता है। अगर फर्दर हम और भी उनको नज़दीक लाते हैं, सारे एटम्स को इतना नज़दीक लाते हैं कि वो OB से भी ज़्यादा, इस डिस्टेंस से भी ज़्यादा, इसकी जो भी वैल्यू इससे भी ज़्यादा क्लोज आ जाएं, तो हम देखते हैं OB के बियॉन्ड वो फर्दर ये 6n और 2n ये सारे एनर्जी लेवल्स का जो अलग अलग बैंड था वो आपस में मर्ज हो जाता है और इसमें 6n और 2n S और P टाइप के सारे एनर्जी लेवल्स मर्ज होकर के 8n एनर्जी लेवल्स बना लेंगे। वो 8n एनर्जी लेवल्स बहुत ही क्लोज्ड 8n लाइंस से यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाएंगी, क्योंकि n का नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है, नियरली 10 टू दी पावर 23 एटम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्रिस्टल में होता है। तो n का वैल्यू हम लगभग 10 टू दी पावर 23 अगर मान के चलें तो हम कह सकते हैं कि OB से थोड़ा कम डिस्टेंस पर लाने पर इन सारे एटम्स को इस एनर्जी बैंड में 8n यानी 8 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिस्क्रीट लाइंस होंगी, एनर्जी लेवल्स होंगे। इज इट क्लियर? अब फर्दर अगर हम इन सारे एटम्स को और क्लोज लाते हैं और हम उनको उनके एक्चुअल पोजीशन पर, जो कि सिलिका के क्रिस्टल में एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है, एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस फ्यू एंगस्ट्रॉम, वो डिस्टेंस को हमने यहाँ पर OA से रिप्रेजेंट किया है, यानी OA एक्चुअल क्रिस्टल में एटम के बीच जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम क्रिस्टल्स को इतना क्लोज ले आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो 8n लेवल्स थे ये फिर से दो पार्ट में बट गए, एक ऊपर वाला बैंड बन गया जिसके पास 4n एनर्जी लेवल्स होंगे जो कि टोटली वैकेंट होंगे जीरो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पर, और जो नीचे एक बैंड बना इसके पास भी 4n एनर्जी लेवल्स होंगे और जो कि कंप्लीटली फिल्ड होंगे। एक एक एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो थे, n एटम के 4n इलेक्ट्रॉन्स, वो सब के सब इस इलेक्ट्रॉन इस बैंड में होंगे। इस बैंड को हम बोलते हैं बैलेंस बैंड, क्योंकि इसमें सारे ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर रहेंगे, फील्ड होगा कंप्लीटली। और जो दूसरा बैंड बनता है अपर बैंड, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, जो कि सेमीकंडक्टर्स में लो टेम्परेचर पर जनरली वैकेंट होता है। इनके बीच बैलेंस बैंड में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे। कितना होंगे? 4 इंटू n कितना है? 10⁻23 लगभग। तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 3 एनर्जी लेवल्स होंगे। अब आप सोचिए कि जरा इतने छोटे से रेंज में बैलेंस बैंड का जो रेंज होता है, इनका रेंज जो बैलेंस कंडक्शन बैंड का फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का होता है, तो छोटे से एनर्जी रेंज में अगर आपको इतना ज़्यादा लाइंस खींचनी हो तो कितनी क्लोज लाइंस वो बनेंगी। इतनी क्लोज एनर्जी लेवल्स होते हैं कि उनको हम डिस्टिंग्यूश नहीं कर पाते, इसीलिए हम उनको बैंड बोल देते हैं। बैंड क्या है? एनर्जी बैंड क्या है? वेरी कंपैक्ट, वेरी क्लोज्ड एनर्जी लेवल्स का एक तरह से ग्रुप होता है। बैलेंस बैंड में बहुत से एनर्जी लेवल्स हैं, कंडक्शन बैंड में भी बहुत से एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन जो कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट एनर्जी लेवल है और बैलेंस बैंड का जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्केल पे जो भी एनर्जीज होंगी
उन एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्योंकि इस एनर्जी इलेक्ट्रॉन या तो इतनी एनर्जी से कम एनर्जी इसके पास होगा या बैलेंस कंडक्शन बैंड के लोवेस्ट एनर्जी वाले से ज़्यादा एनर्जी होगा। इनके बीच में एनर्जी जो है, इस एनर्जी को पॉजेस करने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में नहीं होगा। इसीलिए इस एनर्जी रेंज को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप का बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप ही डिसाइड करता है कि कैसे मटेरियल बिहेव करेगा, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे मतलब किस तरह का होगा, वो हम फॉरबिडन एनर्जी गैप के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के बेस्ड पर कैसे हम मटेरियल्स को समझेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की या कंडक्टर्स की। जनरली कंडक्टर्स में जो कंडक्शन बैंड होता है वो लो टेम्परेचर पर भी पार्शियली फील्ड होता है, यानी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं। यह कंडक्शन बैंड की आपको समझना है। कंडक्शन बैंड का मतलब कि वह उस एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो कंडक्शन बैंड की एनर्जी को रिप्रेजेंट करे, वो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल में, उस सॉलिड में किसी एक एटम के न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होगा। वो उस टोटल मटेरियल में थ्रू आउट द मटेरियल मूव करता रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस से बाउंड, एक न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होते हैं। ये थ्रू आउट द मटेरियल मूव कर सकते हैं, चार्ज को फ्लो करा सकते हैं, इसलिए हम कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कंडक्टर्स में जनरली कंडक्शन बैंड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वो पार्शियली फील्ड होता है, इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। या दूसरे वे में समझें तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड इन केस ऑफ कंडक्टर्स दोनों एक दूसरे के एनर्जीज में रेंज में ओवरलैप कर जाते हैं, यानी बैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल, हाईएस्ट बैलेंस बैंड में हैं, हाईएस्ट लेवल्स में हैं, वो कंडक्शन बैंड के भी पार्ट होते हैं, यानी वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं और थोड़ा सा भी एनर्जी मिलने पर वो एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव कर सकते हैं और वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेशन उनका हो जाता है और मटेरियल्स की कंडक्टिविटी अच्छी होती है इनके कारण। अब हम बात करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम से हम कैसे सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। सेमीकंडक्टर्स में भी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड होता है। बैलेंस बैंड यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड होता है लो टेम्परेचर पर या 0 डिग्री टेम्परेचर पर, जबकि कंडक्शन बैंड जो है वो कंप्लीटली वैकेंट होता है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसी कारण लो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। बट जैसे ही इनको हम कहीं से, बट इनके बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम होता है, इन द रेंज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिका की बात करें तो सिलिका के केस में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि जर्मेनियम के केस में ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, यानी कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर्स में बहुत ही कम होता है। इसीलिए अगर कोई टेम्परेचर थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं तो थर्मल एनर्जी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जंप करा देता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन उस थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं, एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन वो बिहेव करते हैं और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि जब थर्मल एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन जंप करता है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो वो बैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट कर जाता है जो कि एज ए पॉजिटिव चार्ज बिहेव करता है, जिसको हम होल बोलते हैं। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर्स में 2 तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक तो कंडक्शन बैंड में होता है जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, दूसरा बैलेंस बैंड में होता है जिसको हम होल बोलते हैं। होल जनरली होल मूव नहीं, एक क्या है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक होल है, यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई बैलेंस बैंड का आके यहाँ फील्ड कर लेगा, डिफ्यूज हो जाएगा और यहाँ से होल खत्म हो जाएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो वो होल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इस तरह थ्रू आउट द
क्रिस्टल होल जो है वो बैलेंस बैंड में मूव करता रहता है, क्योंकि नियर बाई इलेक्ट्रॉन आके उससे डिफ्यूज होता रहता है और जहाँ से इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट होता है वहाँ पर होल क्रिएट करता रहता है। तो इस तरह से होल का मूवमेंट बैलेंस बैंड में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्शन बैंड में होता है। अब हम बात करते हैं एक थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल्स की, जिसको इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में भी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड होते हैं, बट इनके बीच जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं हो सकता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं। जनरली इनके बीच में जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल डायमंड की अगर हम बात करें, जो कि एक तरह से इंसुलेटर है डायमंड, उसका एनर्जी गैप, फॉरवर्ड एनर्जी गैप 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा उनकी प्रॉपर्टीज़ को डीपली डिस्कस करना चाहेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स को हम दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर, और दूसरे को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वे सेमीकंडक्टर हैं जिनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, यानी फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट जर्मेनियम या सिलिकॉन अपने प्योर फॉर्म में वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर को दिया है, जैसा कि हमें पता है कि जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के पास आउटर सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो क्रिस्टल बनाएंगे तो वो अपने सराउंडिंग के जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड की शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे ही उस यहाँ पर हम देखें अगर जो, तो इस तरह से ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड सबने बना लिया सारे जर्मेनियम में। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब के सब बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर इनको हम कहीं से हीट एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी देने पर क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, हीट एनर्जी आया, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा देगा। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से रिलीज हो गया, दैट मीन्स वो कहाँ चला गया, अब ये इलेक्ट्रॉन एक कंडक्शन बैंड में चला गया। इसके पास इतना एनर्जी हो गया कि अब ये किसी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में नहीं रह सकता और ये थ्रू आउट द मटेरियल ये फ्रीली मूव कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। इसीलिए इसको फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं। इसी प्रोसेस को अगर हम एनर्जी लेवल्स डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हमारा एक कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड है। याद तो यहाँ हमने कुछ लाइंस ड्रा की हैं, बट ये जस्ट समझने के लिए है। एक्चुअली ये लाइंस बहुत ही क्लोज्ड हैं और बहुत सारी लाइंस हैं, हमने यहाँ केवल कुल लाइंस जस्ट समझने के लिए बनाया है। बैलेंस बैंड के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही इन बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है ये कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। इस तरह से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और कंडक्शन बैंड में जाकर के वो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अब किसी न्यूक्लियस से बाउंडेड नहीं है, वो थ्रू आउट द मटेरियल वो कंडक्ट कर सकता है, करंट को फ्लो करा सकता है। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ ये समझने वाली बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल से बाहर चला जाएगा। मटेरियल्स को उस बाहर जाने के लिए हमें उसे आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर अलग से अमाउंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, लेकिन मटेरियल के बाहर तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, बट थ्रू आउट द मटेरियल, थ्रू आउट द क्रिस्टल वो कहीं भी मूव कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। थर्मल एनर्जी गेन करके जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो वो बैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट कर जाता है जिसको हम होल बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम होल इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएशन बोलते हैं। तो एक तरह से थर्मल एनर्जी गेन करके जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होकर के फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है कंडक्शन बैंड में, तो बैलेंस बैंड में उतने ही अमाउंट में होल भी क्रिएट हो जाता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल दोनों की जो अमाउंट है वो दोनों वो इक्वल होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, यानी दोनों चार्ज कैरियर्स इक्वल अमाउंट में होते हैं।
अब किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम कुछ इम्प्योरिटी मिला दें तो उस इम्प्योरिटी मिलाने को हम बोलते हैं डोपिंग। इम्प्योरिटी मिलाने से उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है और इस प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं। जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसको हम डोपेंट्स बोलते हैं और जो नया सेमीकंडक्टर बन जाता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जनरली सेमीकंडक्टर्स में जो कि टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स होते हैं इनमें हम पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी मिलाने या डोपिंग करने के कई सारे मेथड हैं, जैसे कि हम जिस मटेरियल में हमें जिस सेमीकंडक्टर में डोपिंग करना है उसके क्रिस्टल को हम किसी ट्राईवैलेंट या टेट्रावैलेंट क्रिस्टल के साथ हीट कर दें, ऐड हो जाएगा उसमें, या हम वेपर के फॉर्म में हम बम्बार्डिंग कर दें किसी इम्प्योर एटम्स का उस सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो एक वेफर के फॉर्म में बन जाता है और एक तरह से वो एक नया क्रिस्टल बन जाता है जिसमें कुछ इम्प्योरिटी इम्बेड हो जाती है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम कहते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर या जिसको डोपिंग के बाद जो सेमीकंडक्टर बना है वो दो तरह से होता है। एक होता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इम्बेड कर देते हैं, डोप कर देते हैं, तो जो नया एक सेमीकंडक्टर बना उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी उसमें डोप करें तो हमारा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। आइए हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। यहाँ पर जैसे हम देखें ये हमारे जर्मेनियम के एटम्स हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बीच से एक जर्मेनियम एटम मिसिंग है, एक जर्मेनियम एटम को हमने रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह पर हम एक पेंटावैलेंट एटम डोप कर देंगे, जैसे कि आर्सेनिक डोप कर दिया। हमें पता है आर्सेनिक एक पेंटावैलेंट एटम है जिसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम जर्मेनियम को रिप्लेस करके आर्सेनिक यहाँ पर इम्बेड करते हैं उस केस में आर्सेनिक के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो अपने नियर बाई 4 जर्मेनियम एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे और वो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी एनर्जी बैलेंस बैंड में की एनर्जी के इक्वल होगी। लेकिन जो एक लेफ्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे दो न्यूक्लियस के बीच में शेयर्ड नहीं होगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये केवल आर्सेनिक के न्यूक्लियस से ही बाउंडेड है, बाकी किसी दूसरे नेबर नियर बाई न्यूक्लियस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद में देखें ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस आर्सेनिक न्यूक्लियस के पास है। ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए ये कोशिश करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर दे, इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे और एक पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाए। तो इसलिए इस एटम को हम डोनर एटम भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि आर्सेनिक के न्यूक्लियस से ही बाउंडेड है इसलिए इसकी एनर्जी बैलेंस बैंड से एनर्जी से ज़्यादा होगी और कंडक्ट और ये फ्री भी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आर्सेनिक से वीकली बाउंडेड है, इसलिए एक नया एनर्जी लेवल बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, जो कि कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है। इस नए बैलेंस बैंड के ऊपर और कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है। इस नए लेवल को हम बोलते हैं डोनर लेवल। डोनर लेवल वे एनर्जी लेवल्स हैं जो कि डोपेंट यानी कि जो इम्प्योर एटम है, जो डोप किया गया एटम है, उसका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम देखें, जैसे हम इसको कहीं से हीट एनर्जी देंगे ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बाहर चला जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये किसी न्यूक्लियस में किसी एक न्यूक्लियस के इंटरेक्शन में नहीं है, ये फ्री हो गया, कंडक्शन बैंड में चला गया और यहाँ पर इसने बैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट कर दी। तो इस तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी थर्मल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर का क्रिएशन होता है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल इस तरह से क्रिएट होते हैं। लेकिन क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनर लेवल में है, एक कंडक्शन बैंड के बहुत ही क्लोज है, थोड़ा सा भी इसको एनर्जी मिलेगा एक कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा, इसलिए
एज ए नेट इफेक्ट अगर हम देखें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ होल ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो तरह से इलेक्ट्रॉन्स है। एक तो जो डोनर लेवल वाला इलेक्ट्रॉन था जो कि इजीली कंडक्शन बैंड में चला गया, और साथ साथ जो थर्मल एनर्जी गेन करके बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन गया है। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ होल्स। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन को और होल को हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? होल। ओके, यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन भी होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस बैंड में जाकर के होल के साथ रिकम्बाइंड हो जाते हैं, और जिसके कारण होल की संख्या जो है और भी कम हो जाती है। ये रिकॉम्बिनेशन के कारण होल्स की संख्या घटती जाती है, और क्योंकि डोपेंट एलिमेंट ऑलरेडी हमको फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ज़्यादा रहती है लेकिन होल की संख्या घटती जाती है। अब अगर हम कैरियर कंसंट्रेशन की बात करें तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सपोज नंबर जो कंसंट्रेशन यानी कि नंबर ऑफ होल्स इन यूनिट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, अगर इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन की बात करें तो इनका दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट होता है, और जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो एक कांस्टेंट होता है जो कि वो प्योर फॉर्म में अगर वही मटेरियल हो उसके पास जो उस टेम्परेचर पर जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन हो यानी इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या जो कि बराबर होती है इंट्रिंसिक में उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। या हमें ये समझने वाली बात है कि Ni इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कैरियर कंसंट्रेशन है, यानी या तो नंबर ऑफ होल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है। तो कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम डोपिंग करके एन टाइप डोपिंग करके इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी होगा और होल का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, जिससे कि दोनों का प्रोडक्ट वो कांस्टेंट रहे। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। यहाँ पर हम एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम ले रहे हैं, उसके क्रिस्टल से एक जर्मेनियम एटम को जस्ट समझने के लिए इस तरह से कुछ जर्मेनियम एटम्स को रिप्लेस कर दिया जाता है एक इम्प्योरिटी से, जो कि इम्प्योरिटी यहाँ पर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी लेंगे। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इंडियम यहाँ लिया गया है, इससे रिप्लेस कर दिया गया, हम एल्युमिनियम भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, जिसे हमें पता है ट्राईवैलेंट जो इम्प्योरिटी है उसके आउटर शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एटम को रिप्लेस करेंगे तो वो अपने नियर बाई जो 3 सेमीकंडक्टर एटम है उसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड तो बना लेगा इजीली, लेकिन जो फोर्थ उसके बगल में एटम है उसके साथ शेयर करने के लिए उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई भी शेयर नहीं कर रही है। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो क्योंकि इस डोपेंट के पास एक वैकेंसी है जिसके कारण इसके पास एक टेंडेंसी होगी कि ये कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा और अपने ऑक्टेट रूल को फुलफिल करना चाहेगा। इसीलिए हम जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती है उसको हम एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। एनर्जी लेवल की बात करें, एनर्जी लेवल डायग्राम की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक एडिशनल एनर्जी लेवल बन जाता है जो कि जो हम एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। ये एक्सेप्टर लेवल में वो वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की जो कि किसी उस डोपेंट एटम के पास है। तो ये वाला होल जो कि डोपेंट के पास है वो एक्सेप्टर लेवल में रहता है। साथ ही साथ थर्मल एनर्जी मिलने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, जिसके कारण
और कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से एक्सेप्टर लेवल में भी जंप कर जाते हैं, एक्सेप्टर लेवल फुलफिल्ड हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ बैलेंस बैंड में 2 वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, 2 होल क्रिएट हो जाते हैं। इस तरह से देखें, कंडक्शन बैंड में केवल 1 इलेक्ट्रॉन गया है, लेकिन बैलेंस बैंड में 2 होल क्रिएट हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल इन बैलेंस बैंड होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल को हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं और एंड इलेक्ट्रॉन को हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। तो पी फॉर पॉजिटिव, तो पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स यानी होल क्या होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं, और एन फॉर निगेटिव यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। तो इस तरह से हमने ब्रीफली पी टाइप, एन टाइप और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात किया। अब आइए हम इनके बीच में जो मोटा मोटा जो क्लास डिस्टिंक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्या देखा कि हमारा जो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिका। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, जो प्योर फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है, इसी में अगर हम ग्रुप 3 के यानी ट्राईवैलेंट या ग्रुप 5 के यानी पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी मिला दें तो हमारा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की इंसुलेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड होल इन बैलेंस बैंड होते हैं एट सम टेम्परेचर। 0 टेम्परेचर पर यह भी इंसुलेटर होता है। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स वो बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर में, जो कि टेम्परेचर थर्मल एनर्जी मिलने के बाद होता है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की भी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर तो डिपेंड करती है उसी तरह से जैसे कि इंट्रिंसिक की डिपेंड करती है, लेकिन साथ साथ वो जो इम्प्योरिटी डोप की गई है उसके अमाउंट पर भी डिपेंड करती है कि कितना इम्प्योरिटी डोप की गई है। जैसा कि हमने देखा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जितने होल क्रिएट होंगे बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी क्रिएट होंगे, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर इक्वल होता है। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, जबकि पी टाइप में होल की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के उस टेम्परेचर पर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के स्क्वायर के इक्वल, कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स या मेटल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज़्यादा होती है, लेकिन कंडक्टर से कम होती है, और 0 डिग्री टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर भी एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, क्योंकि उस केस में उसके पास भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं उस सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। कंडक्टर्स में उल्टा होता है, कंडक्टर्स में हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं उसकी कंडक्टिविटी कम होती जाती है। अगर हम सेमीकंडक्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें किसी सेमीकंडक्टर के अक्रॉस तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। जितना हाई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी चेंज होगी। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कहीं ना कहीं अप्लाइड पोटेंशियल पर भी डिपेंड करती है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड करती है। जबकि मेटल्स की कंडक्टिविटी अप्लाइड पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है, वो उस मेटल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, वो मेटल के कंपोजिशन पर डिपेंड करती है, लेकिन उस पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी वोल्टेज और करंट के बीच जो लीनियर रिलेशन है जनरली सेमीकंडक्टर उसको फॉलो नहीं करते हैं। ऑल्दो
कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज रेंज के लिए वो ओम्स लॉ को फॉलो कर सकते हैं, बट ब्रॉड रेंज में वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जबकि कंडक्टर्स ओम्स लॉ को हर एक वोल्टेज रेंज में फॉलो करता है। वोल्टेज चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ओम्स लॉ वहाँ पर फॉलो होता है, यानी उस केस में करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल के। सेमीकंडक्टर्स में अगर हम एक प्रॉपर इम्प्योरिटी डोप करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, जबकि कंडक्टिविटी में डोपिंग करने के बाद कंडक्टर्स में कोई इम्प्योरिटी मिलाने के बाद उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से हमने सेमीकंडक्टर्स और मेटल्स के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और कैसे करंट का कंडक्शन होता है। सपोज करें ये हमारे पास एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का ये एक स्लैब है, और इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के स्लैब के दोनों तरफ हमने एक वायर के थ्रू हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक हम बैटरी कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे करंट कंडक्ट करता है। तो जैसे ही हम इसे बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ एक एंड से जो नेगेटिव टर्मिनल एंड है वहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से होल मूव करता है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। इस तरह से यहाँ पर होल जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है, जो कि बैलेंस बैंड में मूव कर रहा होता है, उसी की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो होल का जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है उसके कारण करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में है मूव कर रहा है, जो कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है, करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन मोशन के अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसके कारण जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ से देखें हम तो सेमीकंडक्टर्स में जो करंट मूव करता है वो दो तरह का होता है। एक तो करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल इन बैलेंस बैंड, प्लस सेकंड वन इज द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। ये टोटल करंट यहाँ पर इन दोनों का सम होता है। तो दोनों का डायरेक्शन एक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं तो जैसा कि हम सेमीकंडक्टर्स में करंट को लिख सकते हैं, I = IE ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस IS ड्यू टू होल। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर में या सेमीकंडक्टर में करंट जो होता है उसको हम लिख सकते हैं NEA/VE। यहाँ पर हमें समझना होगा NE क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है यूनिट वॉल्यूम में, उस सॉलिड के यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, A क्रॉस सेक्शन एरिया, उस स्लैब का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा A, VE इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है। इसी तरह से हम होल के कारण जो करंट है IH, उसको हम NHEAVH लिख सकते हैं। यहाँ पर NH क्या है, होल का कंसंट्रेशन है, यूनिट वॉल्यूम में कितना होल प्रेजेंट है। VH जो है होल की वेलोसिटी है। सो हम यहाँ पर टोटल I को लिख सकते हैं, इन दोनों टर्म का सम। अब अगर हम जो अप्लाइड फील्ड है, सपोज करें कि हम वो अप्लाइड पोटेंशियल हमने इस तरह से अप्लाई किया है कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। आज हमें पता है कि सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को पार्शियली फॉलो करता है, केवल कुछ वोल्टेज रेंज के लिए ही फॉलो करता है, सारे वोल्टेज रेंज के लिए फॉलो नहीं करता है। और खासकर स्मॉल वोल्टेज अगर अप्लाई करें, स्मॉल फील्ड अप्लाई करें, उस केस में ओम्स लॉ को फॉलो करेगा सेमीकंडक्टर। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम करंट को लिख सकते हैं V/R, जो कि हमारा एक्सप्रेशन ये है। यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो हम V/R दैट इज I = EA × NEVE + NHVH लिख सकते हैं। जैसा हमें पता है कि R की वैल्यू जो कि रेजिस्टेंस है, इस किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टिविटी और उसकी लंबाई उस मटेरियल की और उससे क्रॉस सेक्शन एरिया पर इस तरह से डिपेंड करता है। R = ρL/A होता है। हम R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि R की वैल्यू ρL/A होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो
रो एल इंटू ए को हम लिख सकते हैं ई बाई रो। कैसे होगा? जैसा हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू वी इज इक्वल टू होता है E इंटू एल। सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हुआ जिसकी वैल्यू E है और इसका लेंथ अगर L है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E इंटू एल। तो V की जगह पर अगर हम E इंटू एल पुट करें तो L L कैंसिल हो जाएगा, A भी दोनों साइड में इसको भी कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, E अपान रो इज इक्वल टू E N E V E प्लस N H V H। इस एक्सप्रेशन में हम जो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और वेलोसिटी ऑफ द होल है इसको हम लिखना चाहेंगे इन द फॉर्म ऑफ मोबिलिटी। जैसा कि हमें पता है कि मोबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स मोबिलिटी जिसको हम म्यू से लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज v, होल के लिए वी और होल के लिए वी एच और इलेक्ट्रॉन के लिए वी ई। सो v अपान इलेक्ट्रिक फील्ड। तो v की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम वी ई की जगह पर म्यू ई इंटू ई यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और वी एच की जगह पर हम म्यू एच इंटू ई पुट कर दें तो हमारा ये एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ई दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा और वी ई की जगह पर म्यू ई, वी एच की जगह पर म्यू एच। तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा 1 अपान रो इज इक्वल टू दिस। जैसा कि हमें पता है कि 1 अपान रो 1 अपान रजिस्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा कंडक्टिविटी के लिए एक एक्सप्रेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। सो इस क्लास में हमने सेमीकंडक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज को ब्रीफली डिस्कस किया है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है और चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसीलिए कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी म्यू ई पर भी डिपेंड कर रहा है, मोबिलिटी पर भी डिपेंड कर रहा है और मोबिलिटी डिपेंड करता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर, साथ ही साथ चार्ज कैरियर्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पर भी। जो चार्ज कैरियर्स लाइट होंगे, हल्के होंगे, उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, जो चार्ज कैरियर्स भारी होंगे उनकी मोबिलिटी कम होगी। जैसा कि हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में है, फ्री पार्टिकल है, उसका मास बहुत कम होता है और वो कंडक्शन बैंड में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू मोबिलिटी ऑफ द होल जो कि बैलेंस बैंड में फ्लो करता है होल। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल हो। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर बेटर होता है इन कंपैरिजन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर।